जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मेनली आपको जो रिसेंट आपने देखा होगा ब्रह्मोस मिसाइल फायर हो गई थी बाय मिस्टेक, ऐसा कहना है इंडियन गवर्नमेंट का पाकिस्तान की तरफ। तो उस पूरे प्रकरण को मैं डिकोड करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कि क्या वो मिस्टेक थी या कुछ स्ट्रैटेजी डिसीजन था, उस बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रह्मोस के बारे में कुछ फैक्ट भी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। अगर चैनल पे पहली बार आया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो यार, सपोर्ट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि नॉलेज जो है इन्फॉर्मेशन सबको मिल सके। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको जो बताता हूँ कि ये जो आपका पूरा प्रकरण था वो क्या था। 9 मार्च को आपका जो है 9 मार्च को आपका ये जो न्यूज़ आई थी कि आपका जो एक हरियाणा से एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की तरफ क्या हो गई है, लॉन्च हो गई है। इस तरीके की आपको एक न्यूज़ आई थी 9 मार्च को। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास न्यूज़ में अवेलेबल थी। ऐसा कहा गया था कि आपकी जो है इस तरह की मिसाइल लॉन्च की गई है। ठीक है, ये बात सही है। और ये आपकी जो पाकिस्तान में जाके गिरी थी, ये पाकिस्तान का आपका जो लगभग 124 किलोमीटर ये अंदर पाकिस्तान की रेंज में चली गई थी। और वहाँ पे कोई एक प्लेस है मियाँ चानू करके, और यहाँ पे ये जो क्या है जाके गिरी थी ये मिसाइल, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल थी। अच्छी बात यह है कि इसमें किसी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ था, कोई इसमें हताहत नहीं हुआ था। एक जो एम्प्टी प्लेस था वहीं जाके ये गिरी थी आपकी जो मिसाइल। ठीक है, तो एक छोटी इमारत थी अंडर कंस्ट्रक्शन, वो इमारत को थोड़ा नुकसान पहुंचा, बाकी कुछ भी आपकी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। उसके बाद आपके जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया कि ये बाई मिस्टेक फायर की गई थी। ठीक है, एक आपके जो होते हैं, ये जो आपने मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको, ये आपके पाकिस्तान के जो हैं ये है ISPR। ISPR क्या होता है कि आपका जो इंटरनेट सर्विस पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूट में एक PR टीम होती है जो पब्लिक रिलेशंस यानी पब्लिक को जो इन्फॉर्मेशन देनी है, कितनी देनी है, उसका कोई फेस होता है। तो ये है ISPR है। प्रवक्ता मान सकते हो, जैसे आपका प्रवक्ता होते हैं कहीं ना कहीं आपके उसके मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के, हर इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के कोई होता है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान मिलिट्री के प्रवक्ता है। इनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि एक अनआइडेंटिफाइड व्हीकल जो हमारी टेरिटरी में आया, हमने उसको ट्रैक किया और हमने उसको नोट किया और वो हमारी टेरिटरी में आके फायर कर गया। तो इन्होंने ये बात इनसे कही थी। ठीक है, अब होता क्या है कि एक जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, एक लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया गया था आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ये 1999 में आपका जो ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था, टू बी एग्जैक्ट फरवरी 99 में ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था, जब आपके पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके नवाज शरीफ, और आपके जो इंडिया के प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। इस लाहौर डिक्लेरेशन में ये बात की गई थी कि अगर इस तरीके से ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, क्योंकि आपको पता होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल जो भी मिसाइल होती है इनकी भारत के अंदर भी टेस्टिंग होती रहती है, पोखरण में है, कलाम द्वीप पर है, इस तरीके से टेस्टिंग होती रहती है। तो अगर भाई इस टेस्टिंग के दौरान मिसफायर हो जाती है, कोई आपकी टेरिटरी में हमारी मिसाइल आके गिर जाती है, तो उसको जो है विद इन 24 आवर्स में हम लोग ये आपको बता देंगे हॉटलाइन के थ्रू। ठीक है, कि हाँ ये जो है गलती से की गई है, और उसको वहीं पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। उसको जो है एक तरीके से युद्ध माफिक नहीं लिया जाएगा, उसको जो है एक तरीके से मिस्टेक की फॉर्म में ही कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी हॉटलाइन क्या होती है? हॉटलाइन एक्चुअली क्या है आपकी, जैसे कि फ़ोन लाइन ही होती है, आपका नॉर्मल फ़ोन ही होता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन आपकी लाइन होती है जिसमें आपका क्या होता है, इमरजेंसी के दौरान दो देशों के बीच में कनेक्टिविटी, दो देशों कह दो या फिर उन दो इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन इमरजेंसी के फॉर्म में। ठीक है, और ये नॉर्मल आपका फ़ोन की तरह होता है, लेकिन इसकी जो फीचर्स होते हैं बहुत सही होते हैं। इसमें रिंग वगैरह नहीं जाती है, हमारे फ़ोन में रिंग जाती है, वेट करते हैं, इस टाइप का नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट आपका कॉल लगता है, और इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं होती है। हॉटलाइन जो है 24/7 अवेलेबल होती है, जैसे कि चाहे US और इंडिया के बीच में हॉटलाइन है, रशिया और इंडिया के बीच में हॉटलाइन है, यहाँ तक कि विद इन इंडिया जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट्स के, इनके और PM के बीच में भी हॉटलाइन होती है। और ये आपकी जो CM के साथ और PM के साथ जो आपकी हॉटलाइन है वो हमेशा 24/7 चलती है। ठीक है, तो ये टोटल बात होगी आपकी इसकी। अब मेन जो मैं बात मुद्दा आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, लाहौर डिक्लेरेशन आपको समझ में आ गया। यही एक डिक्लेरेशन था जिसकी वजह से इतनी बड़ी मिसाइल फायर होने के बावजूद भी दोनों देशों के बीच में ज़्यादा तनाव नहीं उत्पन्न हुआ। लेकिन क्या ये डिसीजन फायर जो था ये स्ट्रेटेजिक था
या ये वाकई में एक जेन्युइन मिस्टेक थी जो इंडिया की तरफ से की गई थी। इसके बारे में मैं आपको थोड़े से तथ्य शेयर करूंगा, आप खुद समझ सकते हो कि ये मिस्टेक थी या फिर एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। ठीक है, सबसे पहले तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रह्मोस के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। वैसे ब्रह्मोस अपने आप में एक बहुत टॉपिक हो जाता है ब्रह्मोस के बारे में समझना, लेकिन एक बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूँ। ये एक तरीके से क्रूज मिसाइल है। ठीक है, आपकी क्रूज मिसाइल है जो कि आपकी DRDO हमारे इंडिया की तरफ से और रशिया की तरफ से जो ऑर्गेनाइजेशन है NPO, इन दोनों की तरफ से बनाई गई है। ठीक है, ब्रह्मोस के काफ़ी सारे वर्जन हैं। ये आपकी एयर टू एयर मिसाइल भी है, ठीक है, लैंड टू लैंड मिसाइल भी है। ठीक है, ये सरफेस टू सरफेस भी आपकी जो है अटैक कर सकती है, और ये मेरीन से भी दागी जा सकती है। ठीक है, तो काफ़ी इसके जो एडवांस वर्जन है ब्रह्मोस के, और ये रशिया और इंडिया की जो DRDO की ऑर्गेनाइजेशन है इनके द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर बनाई गई है। ठीक है, और कभी जो आपकी डिटेल होगी तो उसके बारे में इसमें और डिस्कस करेंगे। इसकी जो स्पीड होती है, ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है वो होती है लगभग आपकी 3 मैक के आसपास की स्पीड होती है। अब ये मैक क्या होता है? मैक नॉर्मली आपका, जैसे हम गाड़ी की स्पीड नापते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, वैसे ही मिसाइल बहुत तेज़ चलती है तो इनकी स्पीड मैक में नामी जाती है। कभी मैक को भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि मैक का रिलेशन किलोमीटर पर आवर में कितना होता है, लेकिन नॉर्मली आपका जो है मैक में मारी जाती है। ठीक है, और इसकी आपकी लगभग 990 से लेके 300 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। टू बी एक्यूरेट 290 इसकी किलोमीटर रेंज होती है आपकी। मतलब अगर मैं यहाँ से फायर करता हूँ तो 290 किलोमीटर तक जाके मैं इसकी जो रेंज है वहाँ तक मैं इसको फायर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी ब्रह्मोस की। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी मेन आते हैं चीज़ पर कि ये फायर कैसे हुआ, और इसको समझते हैं क्या ये स्ट्रेटेजिक फायर था या फिर ये वाकई में एक जेन्युइन मिस्टेक थी। देखो, सबसे पहली बात तो आपका जो हरियाणा जो जगह है जहाँ से ये फायर हुआ है, और ये आपका पाकिस्तान में जाके इस जगह पे कहीं जाके ये पाकिस्तान में जाके ये मिसाइल गिरी है। ठीक है, एक बात समझने वाली इसमें यह है कि जब ये मिसाइल फायर की गई थी, ठीक है, सबसे पहले बात तो ये मिसाइल होती हैं ये ऑपरेट की जाती है। ठीक है, इनमें ऑपरेटर होता है आपका बाकायदा, और ये ऑपरेटर इसको ऑपरेट करता है कहाँ से फायर करनी है, और इसमें कोऑर्डिनेट फीड किए जाते हैं कि कहाँ पे गिर रही है ये फाइल। तो 2 मिनट तक ये आपकी इंडिया में रहती है लगभग, और 4 मिनट ये जो है आपकी पाकिस्तान की टेरिटरी में रहती है। तो ये समझने वाली बात है कि 2 से 2.5 मिनट अगर इंडिया में रह रही है और 4 से 5 मिनट पाकिस्तान में रह रही है, तो इसका मतलब ये मिस्टेक नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन रहा होगा कि इस मिसाइल को इस तरीके से फायर किया गया। और भी मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आपका होता है एक तरीके से, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आपका एक ऑपरेटर रूम होता है, जो इसका पॉइंट होता है, एक तो ऑपरेटर रूम होता है। ठीक है, जहाँ पे आपका ऑपरेटर इनको क्या करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, और ऑपरेटर ये डिसाइड करता है, कोऑर्डिनेट फीड करता है उसमें कि आपको ये जो फायर मुझे किस कोऑर्डिनेट्स पे करना है, तो ये कोऑर्डिनेट इसमें क्या होते हैं, फीड किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर बाई चांस जो ऑपरेटर अगर इसमें फीड करता है और इन केस अगर ये रास्ता भटक जाती है, इन केस ऑपरेटर पूरा ट्रैक करता है इसको रडार पे इसको ट्रैक करता है, और वो देखता है कि ये डायरेक्शन जो इसकी अगर भटक रही है, तो इसमें क्या होता है, आपका जो है सेल्फ डिटोनेटर होता है। मतलब अगर आप चाहो तो इसको हवा में ही आप ब्लास्ट कर सकते हो, हवा में भी इसको डैमेज कर सकते हो, लेकिन ये नहीं किया गया यहाँ पे ऑपरेटर के द्वारा बाकायदा उसको ले जाया गया और यहाँ से पूरा ट्रैवल किया, और यहाँ पे जाके अपने आप इसको डिटोनेट, जो ऑटोमेटिक जो इसका था उससे डिटोनेट। वहाँ से भी एक बात समझ में निकल के आती है कि ऐसा हो सकता है कि ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो। क्यों ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा, मेरा व्यू वीडियो के एंड में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो है स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ और है, ये जो मैप है पाकिस्तान ने जारी किया है, मैप पाकिस्तान ने बताया कि इस तरीके से वो जो है ट्रैवल की गई। तो आप ये देखोगे यहाँ पे कि यहाँ से फायर की गई और यहाँ से आपकी मिसाइल आते हुए पूरा 90 डिग्री का टर्न लेती है और इस तरीके से जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि मिसाइल में कोऑर्डिनेट फीड प्रोसेस होती है। ठीक है, कोई भी मिसाइल अगर मिसफायर है तो वो इतना 90 डिग्री का एंगल नहीं ले सकती, या तो सीधी जाएगी या फिर वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाके कहीं ना कहीं जाके फायर हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से जाना मिसाइल का और फिर 90 डिग्री एंगल पे इस तरीके से जाना, ये क्लियरली बताता है कि उसमें कोऑर्डिनेट फीड किए गए थे, और उन कोऑर्डिनेट फीड के आधार पे उसने जाके जो अपना पोजीशन एक्वायर की थी। ठीक है, उसके अलावा 90 डिग्री पर टर्न करना, मैंने आज आपको बात बताई, ये पॉसिबल नहीं है। कि अगर मिसफायर वाले केस में होता क्या है कि मिसाइल, और जो हम जो प्रैक्टिस करते हैं, जितनी भी हम प्रैक्टिस करते हैं उस वाले केसेस में हम बाकायदा उसमें कोऑर्डिनेट फीड करते हैं और प्रैक्टिस वाली जगह पे जाके गिरती है। तो मिसफायर वाले केस में मोस्टली चांसेस हैं कि या तो सीधी जाएगी या फिर रैंडम एंगल पे जाएगी, पर एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल पे जाना इस बात को फिर से हिंट करता है कि ये कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली उस कोऑर्डिनेट के लिए फायर की गई थी। उसके अलावा
ऑपरेटर जो आपको इसको ऑपरेट कर रहा था उसका इसको सेल्फ डिटोनेट नहीं करना, क्योंकि उसको ये तो पता चल ही गया था उसने यहाँ से फायर की तो यहाँ से आपकी ये पाकिस्तान की सीमा लगती है। जैसे ही वो पाकिस्तान की सीमा में एंटर किया होगा, रडार पे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी ऑपरेटर को कि ये पाकिस्तान की सीमा में जा रहा है, तो उसको यहीं पर डिटोनेट क्यों नहीं किया गया? ठीक है, यहीं पर डिटोनेट हो जाना चाहिए था वो। ऐसा तो है नहीं कि ये आपने मिसाइल को फायर किया और आप जाके सो गए, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो यहाँ पे डिटोनेट हो सकता था, लेकिन ऑपरेटर ने देखा, ऑपरेटर पूरा यहाँ तक गया, उसके बाद भी वो आगे 33 किलोमीटर तक गई और फिर जाके जो आपकी वो सेल्फ आपकी ब्लास्ट होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन एटलीस्ट पॉइंट से लगता है कि ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था जो कि गवर्नमेंट ने लिया। क्या पर्पज से लिया मैं आपको अब उस बारे में शेयर करूंगा। देखो, इसका जो मुझे लगता है उसका डायरेक्टली इफेक्ट आपका जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है उससे इसका रिलेशन है। क्यों है मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। लेट्स ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। देखो, आपको पता होगा कि रशिया हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, डिफेंस में हम काफ़ी सारा डिपेंडेंट है, रशिया से टेक्नोलॉजी भी शेयर करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल खुद जो है रशिया की ही कोलैबोरेशन से बनी है। तो रशिया क्या है, हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। हमारा यूएस से भी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और यूएस से भी हमारा। तो यूएस आपको जो है प्रेशराइज कर रहा था कि आप जो है इस पे कुछ डिसीजन लो अपना और रशिया के अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट दो, लेकिन हम रशिया के अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो हम बड़ी दुविधा में थे। तो उसका एक ही तरीका हो सकता था कि हम कुछ ना कुछ ऐसा हमारे लेवल पे करें कि हम खुद ही अपनी इंटरनेशनल किसी बात में सामने वाले को कह दें कि हम खुद ही अपना जो है मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अभी किसी के बारे में और नहीं सोच सकते। ठीक है, और ये एक तुक्का मैं कह सकता हूँ इंडिया ने लिया होगा और इंडिया ने ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया कि ये मिस फायर करते हैं, और पाकिस्तान ने जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही किया। पाकिस्तान इसको लेके चला गया, हा हुल्ला शुरू कर दिया और बोला कि हम इसको यूएन में लेके जाएंगे। जैसे यूएन में बात चल जाती तो ये बात हो गई किसकी, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो गई। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आती, अब यहाँ पे इंडिया के पास एक मौका मिल जाएगा इंडिया को बोलने का कि हम खुद ही अपने मसलों में उलझे हुए हैं, हम अभी फ़िलहाल किसी का साथ नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो सकता है, मैं इस पर कह नहीं सकता, मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको क्या लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडिया ने ये, और क्योंकि लाहौर डिक्लेरेशन साइन है इसलिए मतलब ये है कि आप एज ए कोई इम्पैक्टेबल डिसीजन तो हो नहीं सकता कि वॉर जैसी सिचुएशन बन जाए, क्योंकि डिक्लेरेशन आपने साइन किया हुआ है। और फिर एक बात और कि स्ट्रैटेजिकली जो था आपका जो मिसाइल थी वो अनआर्म्ड थी। अनआर्म्ड मतलब उसके साथ कोई भी आपका, जो कि ब्रह्मोस आपकी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, न्यूक्लियर भी लेके साथ में जा सकती है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी, लेकिन अनआर्म्ड थी, कोई बॉम्ब नहीं था उसमें। इसका मतलब भी क्लियर था कि ये एटलीस्ट हार्म करने के पर्पज से नहीं थी। तो लाहौर डिक्लेरेशन में इस हिसाब से क्लियरली लिखा हुआ है कि आप अगर इस तरह की मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया नहीं, पाकिस्तान इसको ले गया यूएन में, और कहीं ना कहीं हमारा मतलब भी यही था कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे उछाला जाए ताकि हम बाद में कह सकें कि हम खुद अपने मसलों में ही उलझे हुए हैं। अभी फिलहाल हम यूएस यूक्रेन के मुद्दे पे कोई ज़्यादा बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो उससे जब ये एनीवे मुद्दा डाउन द लाइन सुलझ ही जाएगा तो हमारे ऊपर एक तरीके से एक प्रेशर नहीं रहेगा कि हम को यूक्रेन का साथ देना है कि यहाँ पे रशिया का साथ देना है। ठीक है, हम इस बात को लेके जा सकते हैं कि हम खुद ही इंटरनेशनल मामलों में उलझे हुए हैं, तो हम इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया का स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो सकता है, जहाँ पे उसने ये भी मेक श्योर किया कि किसी भी जो है जान माल की नुकसान ना हो, इसलिए उसने अनार्म्ड जो अपनी मिसाइल को फायर किया, लेकिन ये स्ट्रैटेजिकली उसने इस डायरेक्शन में फायर किया ताकि पाकिस्तान का जो नेचर है नॉर्मली वो नेचर है कि वो इसमें थोड़ा सा इसको एग्रेसिवली लेगा और इसको यूएनओ और इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने की धमकी देगा, और वही उसने किया। और उससे हमको ये मौका मिल गया कि हम अब अपनी ये बात कह सकें कि हम जो है अब खुद ही अपनी ही बॉर्डर्स को सुलझाने में लगे हुए हैं। तो हम अभी फ़िलहाल किसी और कंट्री का पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया आपको लगा होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, अगर आप रीट, यूपी टेट, सी टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ्स का आपको जो है कंप्लीट क्रैश कोर्स और साइंस का कंप्लीट क्रैश कोर्स और इंग्लिश का कंप्लीट क्रैश कोर्स हमारे इस चैनल में मिलेगा। 2 से 3 महीने में पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी मैथ्स का क्रैश कोर्स चला है, आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। ठीक है, और इस तरह के वीडियोस जब भी मेरे को मौका लगेगा, जब भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर करनी होगी, मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। जनरल डिस्कशन करके एक हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर आप इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।
चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, और इन किसी भी आप एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रीट हो, ठीक है, या फिर चाहे वो यूपी टेट हो, या फिर वो आपका सी टेट हो, अभी मैं जो वीडियो ले रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ, वो आपकी ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि सिलेबस जो है लगभग सारा ही ऐसा सिलेबस कवर हो जाए जो कि आपका सारे एग्जाम्स के लिए फ़ायदेमंद हो सके। जो मैथ्स तो इस तरीके से सब्जेक्ट है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल को, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो एक लाइक मेरे लिए ज़रूर कर देना। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।